डियर स्टूडेंट, अब तक मांग की लोच के अंतर्गत मैंने आपको मूल्य लोच के बारे में अध्ययन कराया है और उसी मूल्य लोच के अध्ययन में अनादिमान वक्रों से कीमत उपभोग वक्र द्वारा मांग की मूल्य लोच का अनुमान लगाना, यह टॉपिक रह गया है। इस टॉपिक को आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो टॉपिक का नाम है वह है अनधिमान वक्रों से कीमत उपभोग वक्र द्वारा मांग की मूल्य लोच का अनुमान लगाना यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम प्राइस कंजप्शन कर्व ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब सबसे पहले हमें अनादिमान वक्रों से कीमत उपभोग वक्र द्वारा मांग की मूल्य लोच का अनुमान कैसे लगाते हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम हमें कुछ समझना है। तो देखिए, अनादिमान वक्र विश्लेषण द्वारा, अनादिमान मीन्स इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थता वक्र। तो अनादिमान वक्र विश्लेषण द्वारा यह भी जाना जाता है कि क्या मांग की मूल्य लोच इकाई से अधिक है, इकाई के बराबर है अथवा इकाई से कम है। तटस्थता वक्र विश्लेषण की धारणा कीमत उपभोग वक्र यानी प्राइस कंजप्शन कर्व पीसीसी से ही मूल्य लोच का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए, पीसीसी से हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक रेखा चित्र का निर्माण करना है और देखिए उस रेखा चित्र का निर्माण हम करते हैं। यह है मूल बिंदु O, यह एक्स एक्सिस है, यहाँ ये A Y A B C D। यहाँ देखिए ये तटस्थता वक्र हैं।
IC1, IC2, IC2, IC3 और देखिए यह जो रेखा है यह PCC यानी प्राइस कंजप्शन कर्व, यह Q1, Q2, Q3 और X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 ये है आपकी क्वांटिटी, यानी मात्रा। इधर यह मनी अथवा इनकम। अब देखिए एक उपभोक्ता रेखा चित्र में OX एक्सिस पर वस्तु की मात्रा और वो OY एक्सिस पर वस्तु की मुद्रा या आय है। यहाँ देख रहे हैं कि OA मुद्रा की उपभोक्ता की आय है और जो OA के बराबर है और X एक्सिस पर एक कीमत रेखा वक्र है जो A और B है। इस कीमत रेखा AB पर उपभोक्ता उस वस्तु की OX1 के बराबर मात्रा को खरीदता है, या ये कहें Y1 Q1 के बराबर मात्रा को खरीदता है। लेकिन यहाँ उपभोक्ता OY1 के बराबर खर्च करता है। अगर X वस्तु की कीमतें गिर जाती हैं तो गिरने के बाद में उसका जो संतुलन बिंदु है, जो Q1 संतुलन बिंदु है, वह बढ़ जाता है या विवर्तित हो जाता है या भंग हो जाता है। और जब भंग हो जाता है तो नई कीमत रेखा का निर्माण हो जाता है जो A और C है, और AC पर उपभोक्ता उस वस्तु की OX2 मात्रा को खरीदता है। जो तटस्थ वक्र IC2 है उसके Q2 बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में आ जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि X वस्तु की कीमत और गिर जाती है, और जब X वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु OQ2 है वह संतुलन बिंदु भंग हो जाएगा। भंग होने के बाद में उपभोक्ता फिर उसी वस्तु की OX2 से मात्रा बढ़ाकर OX3 मात्रा खरीदता है, जहाँ Q3 जो पॉइंट है या जो बिंदु है उस पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहता है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ कि किताबी भाषा क्या कहती है। देखिए रेखा चित्र में X अक्ष पर वस्तु X की मात्रा तथा Y अक्ष पर मुद्रा या आय को लिया गया है। माना कि उपभोक्ता के पास व्यय करने के लिए मुद्रा आय की, यानी जो मुद्रा है या जो इनकम है, उसकी OA के बराबर मात्रा है। प्रत्येक तटस्थता वक्र या प्रत्येक अनधिमान वक्र वस्तु X तथा मुद्रा के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ है। अब देखिए आगे, अर्थात जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रारंभ में वस्तु X की एक दी हुई कीमत पर बजट रेखा A और B, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि AB एक बजट रेखा है या कीमत रेखा है। बजट रेखा AB है और कीमत रेखा AB की जो ढाल है, अब ये जो AB की जो ढाल है ये क्या हो जाएगी, यानी AB की जो ढाल है या
जो बजट रेखा है उसकी एक ओ ए अपॉन ओ बी, यानी ओ ए अपॉन ओ बी, अगर ओ ए में ओ बी का भाग दे देंगे तो क्यू बिंदु पर जो संतुलन की अवस्था में है यहाँ हमें पूरा पता लग जाएगा कि उपभोक्ता ने कितनी इनकम खर्च की है। अब देखिए ओ बी के बराबर है वस्तु एक्स की कीमत को व्यक्त करती है और इस कीमत पर उपभोक्ता तटस्थता वक्र के बिंदु Q1 पर संतुलन में है, जो मैंने आपको बताया है, और वह वस्तु x की OX1 मात्रा खरीद रहा है। इस प्रकार वर्तमान संतुलन की स्थिति Q1 में उसके पास x वस्तु की OX1 तथा मुद्रा OY1 मात्रा है, जिसका अर्थ यह है कि उसने वस्तु x पर AY1 यानी AY1 के बराबर मुद्रा को खर्च किया है। AY1 पर मुद्रा व्यय करके x वस्तु की OX1 मात्रा प्राप्त की है। उपभोक्ता के पास आय की पूर्ववत मात्रा यानी OA मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करें, मात्रा इतनी ही रहे, और X वस्तु की मात्रा में अगर परिवर्तन हो जाए, वस्तु की कीमत गिर जाए, तो नई बजट रेखा या नई कीमत रेखा AB की जगह पर AC हो जाती है। अब यहाँ देखिए, उपभोक्ता के पास आय की पूर्ववत मात्रा OA रहने पर वस्तु X की कीमत घट जाती है, जिससे बजट रेखा विवर्तित होकर यानी विवर्तित हो जाती है, और वो क्या होगी, A और C होगी, और AC हो जाने पर वस्तु X की नई कीमत रेखा AC का जो ढाल होगा, यानी AC का जो ढाल होगा वो क्या होगा, OA अपॉन OC, जो ढाल होगा OA अपॉन OC हो जाएगा। इस नई बजट रेखा AC अथवा वस्तु X की नई घटी हुई कीमत पर उपभोक्ता तटस्थता वक्र IC2 के बिंदु Q पर संतुलन में है, और Q2 पर उपभोक्ता X वस्तु की OX2 मात्रा को प्राप्त कर रहा है, और इसके पास मुद्रा यानी जो आय है या जो इनकम है या जो मनी है, पैसा है, उसका क्या है, OY2 मात्रा रह जाती है। अब उसने जो खर्च किया है AY1 से बढ़ा करके AY2 खर्च कर दिया है, मीन्स उसकी खर्चा बढ़ गया है, किसका, उपभोक्ता का। अब देखें नेक्स्ट फिर क्या हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि X वस्तु की कीमत घट जाने पर तथा उसके फलस्वरूप बजट रेखा AC हो जाने पर उपभोक्ता अब वस्तु X पर मुद्रा की OY2 मात्रा व्यय कर रहा है, जो कि इसके लिए या इस पर किए गए आरंभिक व्यय OY1 से अधिक है। OY और OY1 तो स्वाभाविक सी बात है, OY1 और OY2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है मीन्स ज़्यादा खर्च कर रहा है। इसी प्रकार जब वस्तु X की कीमत और घट जाती है और परिणाम स्वरूप बजट रेखा बदलकर AC से AD हो जाती है, तो जो AD ढाल, जो बजट रेखा है उसका जो ढाल होगा वह होगा OA अपॉन OD, ये ढाल हो जाएगा। AD का OA में भाग दे देंगे तो OY3 की मात्रा निकल के आ जाएगी। अब देखिए AD हो जाती है, और तब उपभोक्ता का जो अनधिमान या जो तटस्थ वक्र है वह IC3 के Q3 बिंदु पर संतुलन में है, जिस पर वह मुद्रा की AY3 मात्रा व्यय करके वस्तु X की OX3 मात्रा खरीद रहा है। यह मुद्रा व्यय AY3 पहले मुद्रा व्यय AY2 से अधिक है, यानी
पहले AY1 फिर AY2 फिर AY3। AY1 से AY2 ज़्यादा है और AY2 से AY3 ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि उपभोक्ता का जो खर्चा है वह AY1 से बढ़कर AY2 और AY2 से बढ़कर के AY3 हो गया है। तो यहाँ उसकी जो मुद्रा का जो व्यय है वह बढ़ गया है। अब देखिए रेखा चित्र में कीमत उपभोग वक्र, और कीमत उपभोग वक्र कौन सा है, यह जो मैंने लाइन खींची है कीमत उपभोग वक्र, जिसे PCC बोलते हैं, यानी प्राइस कंजप्शन कर्व, यानी PCC कैसा है, ऋणात्मक। यह कैसा है, ऋणात्मक है। और जब ऋणात्मक होता है तो यह स्पष्ट करता है कि वस्तु X की कीमत गिरने पर उस वस्तु पर किए गए कुल व्यय में वृद्धि होती है। अर्थात उसकी मांग की जो लोच है वो कैसी होगी, उसकी मांग की लोच लोचदार होती है, अर्थात उसकी मूल लोच इकाई से अधिक होती है। और जब इकाई से अधिक है तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो जाता है। जब किसी वस्तु के लिए PCC नीचे की ओर झुका हुआ होता है तो मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई से अधिक होती है अथवा उसकी मांग लोचदार होती है। अब देखिए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, अभी हमने इसका अध्ययन किया है। अब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू लेस देन 1। अब हमारे पास 2 अभी और निकालने के लिए रह गए हैं, तो उसे भी निकाल के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके लिए मैंने इसे A नाम दिया है, यानी यह A है। अब B और C दोनों और तैयार करता हूँ। तो देखिए B और C के लिए ये दोनों ही पैनल चित्र तैयार कर रहा हूँ मैं। X एक्सिस मूल बिंदु O, Y, A, B, C, D। अब देखिए
Y1 और ये है PCC, X1, X2, X3, Q1, Q2, Q3 और IC1, IC2, IC3। यहाँ देखिए क्वांटिटी, इनकम या मनी, मूल बिंदु O, एक्स एक्सिस, A, B, C, D, Y और यहाँ देखिए IC1, IC2, IC3 और Q यानी Q1, Q2, Q3, P, C। अब देखिए क्वांटिटी, ये X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, ये इनकम या मनी, ये B और ये C। यहाँ देखें PCC जो
प्राइस कंजप्शन कर्व यानी कीमत उपभोग वक्र एक्स एक्सिस के समानांतर जब होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्या होती है, 1 के बराबर यानी इकाई के बराबर होती है। कैसी होती है, इकाई के बराबर। और जब प्राइस कंजप्शन कर्व यानी पीसीसी कैसा हो, जब इस पीसीसी का जो वक्र है ऊपर उठता हुआ जब होता है तो वह होता है, यानी यह इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू लेस देन 1 यानी इकाई से कम। अब देखिए रेखा चित्र बी के जो पैनल मैंने तैयार किया है, उस बी के पैनल में आप देखें कि उपभोक्ता की जो इनकम है वो ओ ए के बराबर है, समान है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही और जब उपभोक्ता की इनकम या जो मनी मुद्रा है वह ओ ए के बराबर है, तब उसकी एक्स वस्तु की जो बजट रेखा है वह ए बी है। और जब यह ए बी है तो उपभोक्ता इस स्थिति में एक्स वस्तु की OX1 मात्रा को खरीदता है और OX1 की मात्रा खरीदने पर वह Q1 बिंदु पर संतुलन में रहता है, जो IC1 के Q1 बिंदु पर है। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, मीन्स घट जाती है, और जैसे ही घट जाती है वह उसकी जो बजट रेखा है वह बजट रेखा परिवर्तित हो जाती है, ए बी से बदलकर ए सी हो जाती है और इसी टाइप से फिर बदलकर ए डी हो जाती है। तो जब ये ए सी ए बी और ए डी होती है तो जो ढाल होता है इसका वो कौन सा ढाल होता है, मैंने अभी आपके समक्ष लिखा था, यानी ए बी का जो ढाल है तो वो कौन सा होगा, ओ ए अपॉन ओ बी। इसी तरह से दूसरा ढाल ओ ए अपॉन ओ सी। तीसरा ढाल होता है ओ ए अपॉन ओ डी। सेम कंडीशन। अब यहाँ देखें रेखा चित्र बी में उपभोक्ता के ऐसे तटस्थ वक्र को प्रस्तुत किया है जिससे क्षितिज को या क्षितिज के समानांतर कौन सी वस्तु के, एक्स वस्तु के, एक्स के क्षितिज के समानांतर सरल रेखा यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ लाइन का कीमत उपभोग वक्र यानी पीसीसी प्राइस कंजप्शन कर्व प्राप्त होता है। इस दशा में वस्तु एक्स की कीमत घटने पर तथा उसके फलस्वरूप कीमत रेखा के ए बी से क्रमशः ए सी और ए डी को परिवर्तित हो जाने पर उसकी खरीदी गई जो मात्रा है वह OX1 से बढ़कर OX2 और OX2 से बढ़कर OX3 हो जाती है। उपभोक्ता द्वारा उस पर व्यय की गई OY1 ही मात्रा OY1 आय रहती है, या ये कहें कि उपभोक्ता द्वारा उस पर व्यय की गई आय OY1 ही रहती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यानी यहाँ उसकी इनकम में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, जबकि इससे पहले वाले पैनल में AY1, AY2, AY3 किया था, लेकिन यहाँ एक निश्चित पॉइंट पर रखा है, यहाँ AY1 से में कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। और जब उपभोक्ता द्वारा उस पर व्यय की गई जो आय है वह OY1 ही रहती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु पर किया गया कुल व्यय कीमत के परिवर्तन होने पर भी समान रहता है। तो उस वस्तु की मांग की लोच अथवा मूल्य लोच इकाई के बराबर होती है।
जब उसकी इनकम कांस्टेंट कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है कि भाई हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, भले ही एक्स वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी वस्तुओं की जो लोच होती है वह इकाई के बराबर होती है। अब जब अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र जो मानचित्र हो ऐसा हो जिसमें क्षितिज के समानांतर सीधी रेखा का कीमत उपभोग वक्र PCC प्राप्त होता है, तो वस्तु की जो मांग है या वस्तु की जो मांग की मूल्य लोच है वो इकाई के बराबर ही होती है। रेखा चित्र C के पैनल में अब देखें कि रेखा चित्र C का जो हमने पैनल तैयार किया है उस C में उपभोक्ता का तटस्थ वक्र इस प्रकार का है कि जो कि ऊपर को चढ़ता हुआ है, यानी ऊपर चढ़ता हुआ है, और जहाँ ऊपर चढ़ता हुआ होता है तो जो कीमत उपभोग वक्र जब प्राप्त होता है तो कीमत गिरने पर उपभोक्ता की मुद्रा व्यय में कमी होती है। अगर कीमतें गिरें तो उसका जो मुद्रा व्यय है वो कम होता चला जाता है। और कम कैसे होता जाता है देखिए, यानी कीमत के गिरने के फलस्वरूप कीमत रेखा के AB से बदलकर AC हो जाने पर वस्तु की मांग की जो मात्रा है वह OX1 से बढ़कर OX2 हो जाती है। तो उपभोक्ता का उस पर किया गया मुद्रा व्यय AY1 से घटकर AY2 हो जाता है। AY1 से घट गए AY2 हो गया, और अगर बदल गया तो AY2 से घटकर AY3 हो जाता है, घटकर AY2 हो जाता है। और इस प्रकार कीमत जब और गिरती है तो इससे कीमत रेखा AD हो जाती है, तो वस्तु पर उपभोक्ता द्वारा व्यय और घटकर AY3 हो जाता है। अतः ऊपर की ओर चढ़ते हुए कीमत उपभोग वक्र का अर्थ यह है कि वस्तु की कीमत घटने पर अक्ष X पर प्रदर्शित वस्तु उपभोक्ताओं के व्यय में कमी होती है। अतः वस्तु X की मांग बेलोचदार होना अर्थात मूल्य लोच का इकाई से कम होना प्रदर्शित करता है। अब देखिए, अभी मैंने आपके लिए तीनों पैनल चित्र अलग अलग तैयार किए, लेकिन अब मैं जो तीनों की एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए एक चित्र बनाऊंगा और वह आपका निष्कर्ष तौर पर है, तो उसे भी देख लेते हैं और उसमें वह आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, तीनों ही प्रकार की जो लोच है वह मैं एक ही रेखा चित्र से आपको समझाए देता हूँ। देखें, मांग का लोचदार, मांग का लोचदार कॉमा बेलोचदार कॉमा या ये कहें इकाई से कम, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक
अध्ययन। और यह मुझे पूरा विश्वास है कि आप मांग की जो लोच है, मांग का लोचदार, बेलोचदार, इकाई से कम, तीनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, एक ही रेखा चित्र से आप उसे पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक चित्र तैयार करते हैं, रेखा चित्र। देखिए, एक्स एक्सिस, मूल बिंदु O, और ये है वाई एक्सिस, ये A, B, C और D। अब देखिए, भले ही आप चाहें तो एक और तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, लेकिन हम 3 से ही समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखें, बनाना ही पड़ेगा चौथा भी। A, B, C, D, E, और ये है एक्स एक्सिस है। अब देखिए, यहाँ देखें, Q1, Q2, Q3
Q4, IC1, IC2, IC3, IC4 और यह है आपका PCC। इसमें क्वांटिटी और इधर है आपकी मुद्रा, मनी, MONEY। अब इसे समझ लीजिए, देखिए रेखा चित्र में, या मैंने जो रेखा चित्र तैयार किया है, इसमें तीनों प्रकार की मैंने जो लोच है उसको समायोजित किया है और उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि वो एक उपभोक्ता वो एक्स एक्सिस पर मात्राओं को खरीदता है जो, और OA उसका कि जो इनकम है, जो आय है, वह निश्चित है, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन X वस्तु की कीमतों में लगातार परिवर्तन हुआ है और उसका जो परिवर्तन हुआ है, उसकी जो बजट रेखाएं हैं वह AB, AC, AD, AE 4 बजट रेखाएं हैं। और अगर हम इनका ढाल निकालेंगे, यानी AB का अगर ढाल निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, यानी OA/OB। C का अगर ढाल निकालेंगे तो OA/OC। D का अगर ढाल निकालेंगे तो OA/OD। E का ढाल निकालेंगे तो OA/OE। यह ढाल निकल के आ जाता है। अब देखें यहाँ कि जो उपभोक्ता है वह इस रेखा चित्र में कीमत उपभोग वक्र को इस प्रकार मैंने तैयार किया है, या जो बनाया है वह इस प्रकार बनाया है, जिसमें यह देख सकते हैं कि बिंदु Q से Q2, यानी Q1 से Q2 तक तो कीमत वो वक्र नीचे की ओर झुका है, यानी यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर झुका है। कीमत उपभोग वक्र नीचे की ओर झुका है। इसलिए यहाँ पर मांग की जो मूल्य लोच है वह इकाई से कैसी है, अधिक होती है। यानी Q से Q2 तक की जो लोच है वह कौन सी होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगी। Q2 के बाद में Q3 पर, Q2 के बाद में Q3 तक PCC यानी प्राइस कंजप्शन कर्व क्षितिज के समानांतर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक देखें क्षितिज के समानांतर रहा। और जब यह क्षितिज के समानांतर होता है तो यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होता है वह होता है 1 के बराबर में। लेकिन Q3 के बाद में Q4 पर कीमत उपभोग वक्र ऊपर की तरफ मुड़ गया है या ऊपर की तरफ चढ़ गया है, और जब यह ऊपर की तरफ चढ़ता है तो क्या होता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू लेस देन 1 होता है। एक तरफ इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम। तो यह मैंने तीनों की एक कंपैरेटिव स्टडी की है। अब देखिए इसमें क्या बताता है कि उपर्युक्त रेखा चित्र में कीमत उपभोग वक्र को इस प्रकार बनाया है जिसमें यह देख सकते हैं कि बिंदु Q1 से Q2 तक की कीमत उपभोग वक्र के नीचे की ओर झुका हुआ है। इसलिए यहाँ पर मांग की मूल्य लोच इकाई से अधिक है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 है। बिंदु Q2 से Q3 तक PCC क्षितिज के समानांतर सीधी रेखा है
और जब यह सीधी रेखा होती है तो जिससे यहाँ पर मांग की मूल लोच इकाई के बराबर हो जाती है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 हो जाता है। बिंदु Q3 से Q4 तक कीमत वक्र ऊपर को चढ़ता है, जिससे यहाँ पर मांग की मूल्य लोच इकाई से कम हो जाती है, और जब इकाई से कम होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू लेस देन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यही तुलनात्मक अध्ययन है। और आज मैंने आपका मांग की मूल्य लोच का पूरा अध्ययन आपको एक टॉपिक का कराया है। अब मैं आज से आपके लिए दूसरा जो टॉपिक है मांग की आय लोच का अध्ययन कराएंगे। और आय लोच के अध्ययन के अंतर्गत अब देखिए जो टॉपिक है वह है आय लोच। अब तक केवल मैंने आपको मांग की मूल्य लोच का अध्ययन कराया है। चूंकि मांग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मांग, मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग। सेम कंडीशन मांग की मूल्य लोच भी है, यानी जो लोच है वह भी 3 प्रकार की होती है, मूल्य लोच, आय लोच, आड़ी या तिरछी लोच। तो मैंने अब तक आपको जो अध्ययन कराया है वह अध्ययन कराया है मूल्य लोच का। अब दूसरा जो टॉपिक है वह है आय लोच, मांग की आय लोच। मांग की आय लोच। अब देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि मांग की आय लोच होती क्या है, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। अब देखिए वस्तु की मांग केवल कीमत पर ही निर्भर नहीं करती, यह आय पर भी निर्भर करती है, क्योंकि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो प्रायः सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और जब आय घटती है तो प्रायः सभी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। आय में अगर इन बढ़ोतरी हो जाए मांग बढ़ जाएगी, आय में कमी हो जाए मांग घट जाती है। मांग की आय लोच हमें यह बताती है कि किसी की आय में किसी प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी किसी वस्तु के लिए मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, यह आय लोच को सूत्र से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए आय लोच का जो सूत्र है वह है आय लोच बराबर क्या होता है? देखिए आय लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए आय लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी देखिए मांग में अथवा मांग में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन अपॉन किसमें? आरंभिक मांग की मात्रा, आरंभिक मांग मात्रा या मांग की मात्रा, मांग की मात्रा गुणा 100।
बटे आय में परिवर्तन आय में परिवर्तन बटे आरंभिक आय गुणा 100, यानी अथवा क्या होगा, मांग में परिवर्तन अपॉन आरंभिक मांग की मात्रा इंटू 100 अपॉन आय में परिवर्तन अपॉन आरंभिक आय इंटू 100। अब देखिए यहाँ या यदि m इजिकल टू आरंभिक आय है, आरंभिक m इजिकल टू आरंभिक आय, तो डेल्टा m इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा m इजिकल टू हो जाएगा आय में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, आय में परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए Q इजिकल टू, Q क्या है, आरंभिक मांग की मात्रा, आरंभिक मांग की मात्रा, और डेल्टा Q इजिकल टू क्या हो जाता है, डेल्टा Q इजिकल टू क्या होगा, मांग मात्रा में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, मांग मात्रा में परिवर्तन। अब देखिए मांग मात्रा में परिवर्तन तो है, इसके बाद में आय लोच जो है इसे हम यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इजिकल टू EI से रिप्रेजेंट जो हम करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इसे बोलते हैं आय लोच। अब देखिए आपके समक्ष आय लोच का जो सूत्र है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कैसे निकालेंगे, यानी मांग में परिवर्तन अपॉन आरंभिक मांग की मात्रा इंटू 100 कर देंगे तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकल के आ जाएगा। इसी तरह से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को अगर हमें ज्ञात करना होगा तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आय में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन आरंभिक आय इंटू 100 कर देंगे तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकल के आ जाएगा। अब हम आय की लोच को अगर निकालेंगे तो मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसमें कीमत के प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे देंगे तो आय की लोच निकल के आ जाएगी। समझ में बात आ गई। तो आय की लोच को हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि आय की लोच यानी आय लोच बराबर EI इजिकल टू EI इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 हो गया, अपॉन फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा M अपॉन M इंटू 100। यही तो हमने लिखा था कि मांग में परिवर्तन अपॉन कीमत के परिवर्तन का। तो अब यहाँ देखें और इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इजिकल टू जब हमने इनका 100 का गुणा करके और जो प्रतिशत परिवर्तन है वो निकाल लिया है तो फिर क्या होगा, देखिए डेल्टा Q अपॉन Q इंटू M अपॉन डेल्टा
m हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड का है निशान है, डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा M इंटू M अपॉन Q हो जाएगा, M अपॉन Q। तो M अपॉन Q होने के बाद में हम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम यानी आय की लोच को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन माना कि किसी उपभोक्ता की आय, अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो इस सॉल्व करने के लिए माना कि किसी उपभोक्ता की आय 100 रुपये से बढ़ करके 105 रुपये हो जाती है, तब किसी वस्तु की जो मांग है वह 400 इकाइयों से बढ़ करके 440 इकाइयाँ हो जाती है। तो हमें आय लोच ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जब ये हो जाता है तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो चलिए यहीं कर लेते हैं इसी पर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यानी m इज इक्वल टू, क्या करेंगे, m इज इक्वल टू, यानी m की वैल्यू निकाल लेंगे और m पहले कितनी है 100, यानी जो आय है वो कितनी है 100 रुपये। अब देखिए 100 रुपये के बाद में जो परिवर्तित आय है डेल्टा m वह कितनी हुई है, 5 रुपये बढ़ी, तो 5 रुपये निकाल ली। अब देखिए वापस हम आ जाते हैं, चूँकि पहले वाली जो बाद में जो इनकम बढ़ कर के जो आई है वो कितनी थी 105 रुपये, इसलिए डेल्टा m इज इक्वल टू 5 रुपये निकल के आ गई। अब माइनस करके अगर निकालें तो निकल सकता है, देखिए 5 रुपये। अब देखिए माइनस के 5 रुपये आएंगे, क्योंकि 105 में से 105 में 100 घटाएंगे तो 5 आ गए। अब देखिए इसके बाद में हम Q की मात्रा को और निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, Q इज इक्वल टू कितना है, Q था यानी क्वांटिटी थी 400 इकाइयों की, और दूसरी क्वांटिटी जो हुई बढ़ कर के कितनी हुई 440 हो गई, और जब 440 हुई तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 40 इकाइयों के बराबर में। सेम कंडीशन। अब जब ये 40 के बराबर आ जाता है, फिर हमें क्या करना है, तो अब हम इसे फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। जो हमारे पास सूत्र है उस सूत्र के अंतर्गत हम इसे रख लेते हैं। तो देखिए रख लीजिए, अब उठा के एक एक चीज़ आपके पास में है। EI इज इक्वल टू, मैं इसे हटा लूं। अब देखिए हमने M की वैल्यू निकाल ली है और परिवर्तित जो मांग थी वो भी निकाल लिया, परिवर्तित जो आय है वो भी निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसे फॉर्मूला में पुट करना है। तो आय लोच यानी EI इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा M इंटू M अपॉन Q रख लीजिए। अब देखिए हम इन सारी चीज़ों को उठा करके इस सूत्र के अंतर्गत ले आते हैं। तो EI इज इक्वल टू डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है 40, डेल्टा Q की वैल्यू 40 बटे डेल्टा M की वैल्यू कितनी है 5 गुणा M की वैल्यू कितनी है 100 रुपये और Q की वैल्यू कितनी है 400। ओके, अब जब ये निकाल लिया तो सेम कंडीशन देख लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 और बचा क्या, यानी इजिकल टू 40 बटे, चूँकि 4 पंजे 20, तो यहाँ देखिए EI इजिकल टू 40 बटे 20 बराबर 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इजिकल टू 2 आ गया, यानी इकाई से अधिक है। अब देखिए व्यय के रूप में
आय लोच की परिभाषा। अभी मैंने आपको आय लोच निकाल के दिखाई है। अब मैं आगे आय के रूप में व्यय के रूप में आय लोच की परिभाषा यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा, व्यय। तो देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कुल व्यय उसकी कीमत तथा उस पर खरीदी गई मात्रा के गुणा के बराबर होता है। फिर से समझें, किसी वस्तु पर किया गया कुल व्यय उसकी कीमत तथा उस पर खरीदी गई मात्रा के गुणा के बराबर होता है। अतएव यदि P कीमत पर या P कीमत तथा Q उस पर खरीदी जाने वाली मात्रा को व्यक्त करता है तो उस वस्तु पर किया गया कुल व्यय क्या होगा? Q इंटू P। क्या हो जाएगा? Q इंटू P लेकिन के बराबर होगा। अब देखिए, जब ये चीज़ आएगी तो अब देखिए हमें तो टॉपिक हमने दूसरा तैयार किए जो शुरू किया है वह टॉपिक है कौन सा? उस टॉपिक का नाम है व्यय के रूप में आय लोच की परिभाषा। क्या है? व्यय के रूप में आय लोच की परिभाषा। अब देखिए, इसमें हमने क्या निकाला अभी? Q इंटू P यानी Q इंटू P ये निकाला, क्योंकि ये गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ देखिए, अब हम इसकी आय लोच ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? यानी आय लोच बराबर क्या होगा? आय लोच को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखें, यानी आय लोच इज इक्वल टू, जिसे हम EI से रिप्रेजेंट करते हैं तो EI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू M अपॉन डेल्टा M। और ये हमारा एक सूत्र हो गया या एक समीकरण हो गया। अब देखिए, दोनों ऊपर और नीचे के जो अंश और हर हैं, इन अंश और हर में, एक में नहीं दोनों में, डेल्टा Q अपॉन Q में इंटू M अपॉन डेल्टा M में, अंश में और हर में, अंश में और हर में, दोनों में ही क्या कर देंगे हम? दोनों अंश और हर में यानी न्यूमरेटर को P से अगर हम गुणा कर देवें, क्या कर दें? इंटू यानी डेल्टा Q अपॉन Q इंटू M अपॉन डेल्टा M मल्टीप्लाई बाई P। अगर मैं इससे गुणा कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? तो ये भी देख लेते हैं। अगर हम इसका आपस में गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है? देखिए, EI यानी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा Q इंटू P अपॉन Q इंटू P इंटू M अपॉन डेल्टा M। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए, Q इंटू P यानी Q इंटू P वस्तु पर किए गए व्यय को तथा वस्तु पर किए गए व्यय को तथा अब क्या है? डेल्टा Q इंटू P, डेल्टा Q इंटू P। अब डेल्टा Q इंटू P आय में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या है? आय में परिवर्तन के
फलस्वरूप जब ये निकल के आ जाएगा डेल्टा क्यू इंटू पी आई में परिवर्तन के फलस्वरूप, तो देखिए व्यय में परिवर्तन को व्यक्त करता है। यदि कुल व्यय को, अब यहाँ देखें, यदि कुल व्यय, क्या कुल व्यय को मैं ई से रिप्रेजेंट करूं, यानी एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट कर देवें, तो क्या हो जाएगा, ई तथा व्यय में परिवर्तन को, अब व्यय में अगर परिवर्तन हो तो डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर देवें, और जब डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, लिखा जाए तो हम इक्वेशन सेकंड जो दिया है, ये वाला जो सेकंड है, इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए सेकंड से जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, तो इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो प्राप्त होगा वह होगा आई लोच या ई आई इजिकल टू, क्या मिलेगा हमें, डेल्टा ई अपॉन ई डिवाइड बाई एम अपॉन डेल्टा एम। तो यहाँ निकालें ई आई इजिकल टू, क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एम इंटू एम अपॉन ई, ये हमें सूत्र मिल गया, एम अपॉन ई। अब देखिए आई लोच, यानी आई लोच क्या होगा, आई लोच बराबर क्या होगा, वस्तु पर व्यय में परिवर्तन, यानी वस्तु पर व्यय में परिवर्तन अपॉन क्या होगा, आय में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन, यानी डेल्टा ई वस्तु पर व्यय में परिवर्तन, डेल्टा एम आय में परिवर्तन। अब आगे इनटू क्या है, आय अपॉन क्या है, व्यय, यानी इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, इस पूरे सूत्र को हिंदी में लिख दिया है। तो आई लोच ई आई इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू डेल्टा ई वस्तु पर व्यय में परिवर्तन अपॉन डेल्टा एम आय में परिवर्तन इनटू एम आई ई व्यय एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसके बाद हम आय की जो लोच है इसे ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आय की लोच तो हम ज्ञात कर लेते हैं, मगर इसके बाद में यहाँ एक बात आती है कि एंजल वक्र के एक बिंदु पर आय लोच को हम कैसे मापें। एंजल एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो अपने वक्र बनाए हैं या जो रेखा चित्र बनाए उनमें उन्होंने एंजल वक्र का एक बिंदु पर आय लोच को हमें मापना है। तो देखिए अब हम इसे नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है हमारा एंजल वक्र के एक बिंदु पर क्या करना है, आय लोच का मापन करना है। आय लोच का मापन, यानी हमें किसी एक बिंदु पर आय लोच को मापना है, किसके, एंजल के वक्र में। यानी
मेजरिंग इनकम इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए एंजिल कर्व। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एंजिल कर्व है क्या चीज़। तो देखिए, एंजिल वक्र एक वस्तु के एंजिल वक्र एक वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। पहली चीज क्या है? एंजिल कर्व या एंजिल वक्र एक वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। चूंकि आय में वृद्धि होने से सामान्यतः वस्तु की अधिक मात्रा की मांग की जाती है, अतः एंजिल वक्र ऊपर की ओर ढाल वाला होता है। कैसा? ऊपर की ओर ढाल वाला होता है, अर्थात यह धनात्मक होता है, किंतु यह भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न आकृतियों का होता है। एक आकृति का नहीं, भिन्न भिन्न आकृतियों का भी होता है। यह उन्नतोदर तथा नतोदर, यानी उन्नतोदर भी होता है और नतोदर भी होता है, कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु आवश्यकता या विलासिता की है। ऋणात्मक आय प्रभाव वाली घटिया वस्तु आय में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है और इस स्थिति में एंजिल वक्र पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। और सर्वप्रथम हम उस रेखीय एंजिल वक्र की व्याख्या करेंगे या व्याख्या कर रहे हैं कि एक बिंदु पर आय लोच किस प्रकार मापी जाती है, जो ऊपर की ओर ढाल वाला होता है। अब यहाँ देखिए, जब घटिया वस्तु आय में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी हो जाती है, इस स्थिति में एंजिल वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है और सर्वप्रथम हम उस रेखीय एंजिल वक्र का निर्माण कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए कैसे अध्ययन करेंगे, समझें। यहाँ मैंने एक रेखा चित्र का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, रेखा चित्र बनाइए मेरे साथ ही। ओ वाई, ओ मूल बिंदु, एक्स एक्सिस, इधर देखें, यह मूल बिंदु है। कैसा है? मूल बिंदु। अब देखिए, यहाँ देखें, ये M यानी आय है, इनकम है, ये R बिंदु पर, इस पर हम उसका अध्ययन करेंगे। ये है क्वांटिटी Q, यहाँ लिख लीजिए क्वांटिटी, और ये कौन सा है? मनी, या इसे इनकम बोल देते हैं। और देखिए, यह है T बिंदु है, ये EC जिसे एंजिल कर्व बोलते हैं, EC है। और यहाँ देखें, एंजिल कर्व जिसे मैंने EC लिखा है, एंजिल कर्व यानी EI इजिकल टू क्या हो जाएगा? TQ अपॉन
टी क्यू अपॉन ओ क्यू ग्रेटर देन 1, ये निकालना है हमें। क्या निकालना है? इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन ओ क्यू ग्रेटर देन 1 निकालना है, यानी इकाई से अधिक लोच हमें निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। एंजल वक्र के, अब मैंने इसको ए नाम दिया है क्योंकि इसके 3 चित्र बनाए हैं, तो ए पार्ट में देख रहे हैं। एंजल वक्र के या रेखा चित्र के ए में एंजल वक्र के आर बिंदु पर, किस पर? आर बिंदु पर आई लोच को हम मापेंगे, अब माप रहे हैं, आई लोच को माप रहे हैं। और इसी एंजल वक्र को इतना नीचे की ओर बढ़ाया है, और वह बढ़ाया है तो क्या हुआ है कि वह एक्स अक्ष से टी बिंदु पर, एक्स अक्ष को टी बिंदु पर मिलता है। और जब यहाँ मिल जाता है तो इसका क्या होगा, यानी ई आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम इंटू क्या होता है, एम अपॉन क्यू। यही है ना। तो देखिए जब ये चीज़ है, यानी जो सूत्र है वो कौन सा है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम इंटू एम अपॉन क्यू। अब मैं इसको क्या करूं, तो देखिए जो सूत्र है, इस सूत्र में हम क्या करें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम, क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम एंजल वक्र ईसी के ढाल कौन सा, डेल्टा एम अपॉन क्या है, डेल्टा क्यू। ये है डेल्टा एम परिवर्तित और डेल्टा क्यू क्वांटिटी। अब देखिए कि व्युत्क्रम को मापता है और आई लोच माप को पुनः लिखने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं दोबारा लिख दूं ई आई इजिकल टू 1 अपॉन डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू इंटू क्या होगा, एम अपॉन क्यू, ये सूत्र हो जाता है। तो देखिए रेखा चित्र में एंजल वक्र से स्पष्ट है या स्पष्ट होता है कि इसके आर बिंदु पर इसका जो ढाल है अर्थात डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू, यानी आर क्यू अपॉन टी क्यू, आर क्यू अपॉन टी क्यू, टी और क्यू। अब यहाँ देखें कि आर क्यू अपॉन टी क्यू की समान है तथा आई का जो स्तर है आई का स्तर जो एम है, एम वह क्या है, आर क्यू के, आर और क्यू के समान है, क्योंकि एम ओ आर क्यू दोनों ही समान हैं। तो देखिए जब समान है तो क्या होगा, एवं इस आय स्तर पर खरीदी गई जो मात्रा है वो कौन सी मात्रा है, ओ और क्यू है। कौन सी मात्रा, ओ क्यू के समान है। और जब ये ओ क्यू के समान हो जाती है तो मैं अब इसे हटाता हूँ। देखें ओ क्यू के जब समान है तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ इक्वेशन जो सेकंड है, जो समीकरण दूसरा है, में प्रतिस्थापित कर देवें। हम क्या करें, प्रतिस्थापित। और जब हम इसे प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलेगा क्या, करने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ देखें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी ई आई इजिकल टू
1/डेल्टा m/डेल्टा q इंटू m/q इजिकल टू क्या मिल जाएगा हमें 1/RQ/TQ या RQ/OQ। वापस देखें तो EI इजिकल टू TQ/RQ TQ/RQ इंटू RQ/ क्या मिलेगा हमें OQ। अब देखिए RQ से RQ को कैंसिल कर दीजिए, और जब RQ से RQ हट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास में, देखिए यहाँ अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, इजिकल टू TQ/OQ। अब जब ये स्थिति बनेगी TQ से TQ/OQ, तो यहाँ देखें TQ की दूरी OQ से ज़्यादा है, और जब TQ की दूरी OQ से ज़्यादा होगी तब क्या होगा, रेखा चित्र ए में एंजल वक्र EC के R बिंदु पर I लोच को TQ तथा OQ लंबाई की जो माप है, माप कर तथा TQ को OQ से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि रेखा चित्र ए में OQ की अपेक्षा TQ अधिक है, अतः R बिंदु पर आयलोच इकाई से अधिक होगी। R बिंदु पर आयलोच कैसी होगी, इकाई से अधिक। अब देखिए हमने अभी क्या निकाला है, आयलोच इकाई से अधिक। नेक्स्ट देखें, यहाँ अब पैनल चित्र फिर तैयार करता हूं मैं। देखिए T1 O X Q1 M R E C1 यानी EI इजिकल टू क्या हो जाएगा, T डैश Q डैश अपॉन OQ लेस देन 1, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी ये मैंने B पार्ट तैयार किया है, ये Y एक्सिस है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी, और ये मनी MONEY मनी, मुद्रा या आय। देखिए दूसरा वाला, इसमें यहां देख रहे हैं, ये देखिए OX Q डबल डैश R
M E C डबल डैश Y और यहाँ E I इजिकल टू T डबल डैश Q डबल डैश अपॉन O Q डबल डैश, यहाँ डैश। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें T डबल डैश कहाँ है, तो देखिए T डबल डैश को भी अपन ज्ञात करते हैं, यानी ये T जो है T डबल डैश। अब देखिए, और इसे हमने C पैनल का नाम दिया है, यानी A, B और C। यहाँ देखें, ये क्वांटिटी और ये मनी। अब देखिए, यद्यपि आयलोच की ठीक मात्रा TQ को OQ से वास्तव में विभाजित करके प्राप्त की जा सकती है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि एंजल वक्र नीचे की ओर बढ़ाए जाने पर x अक्ष से मूल बिंदु पर बाईं ओर मिलता है तो आयलोच 1 से अधिक होगी। मूल्यलोच क्या होता है? आयलोच 1 से अधिक होती है। लेकिन रेखा चित्र के B भाग में एंजल वक्र EC1 के R बिंदु पर अगर हमें आयलोच ज्ञात करनी हो तो T डैश Q डैश T डैश Q डैश, यानी T डैश और Q डैश का भाग किस में दें? MR में दे दें तो भी निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है? T डैश Q डैश अपॉन OQ डैश की समान है, चूंकि OQ डैश की अपेक्षा T डैश Q डैश कम है, अतः यहाँ आयलोच 1 से कम होगी। हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि एंजल वक्र नीचे की ओर बढ़ाए जाने पर x अक्ष से मूल बिंदु के दाहिनी ओर मिलता है, x अक्ष से मूल बिंदु के दाहिनी ओर मिलता है, तो आयलोच 1 से कम होगी। मूल बिंदु क्या है? यानी मूल बिंदु से दाहिनी ओर मिला है तो आयलोच 1 से कम होगी। यही कारण है कि आयलोच, यहाँ से ही आप पता कर सकते हैं कि आयलोच 1 से कम है। लेकिन रेखा चित्र के C पार्ट में देखें यहाँ, तो यहाँ क्या है? एंजल वक्र बढ़ाए जाने पर अगर वह मूल बिंदु पर मिलता है तो किस पर? मूल बिंदु O पर अगर मिल जाता है तो यहाँ क्या होगा? R बिंदु पर आयलोच 1 के बराबर होती है। अर्थात कैसे होगी? इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब यहाँ देखिए, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू T डबल डैश Q डबल डैश अपॉन OQ डबल डैश 1 के बराबर है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना अगले वीडियो में, वह होगा एक गैर रेखीय एंजल वक्र पर आयलोच का मापना। अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। जितना भी मैंने आपको जो मांग की लोच का जो अध्ययन करा रहा हूँ, BA फर्स्ट ईयर, MA प्रीवियस, ये दोनों ही क्लासों के लिए चूँकि विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टर प्रणाली की है, इसलिए
यह पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमए प्रीवियस में भी चलता है और बीए फर्स्ट ईयर में भी चलता है। जो मैंने बीए फर्स्ट ईयर के लिए तैयार कराया है वही एमए प्रीवियस वालों के लिए भी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमए प्रीवियस वाले भी मेरे सारे वीडियोज़ को देखें और बीए फर्स्ट ईयर वाले भी सारे वीडियोज़ को देखें, जिससे कि उनके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। और मैं आपको एक सूचना और दूं कि ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में जैसे ही अध्याय पूर्ण होता है उसके तुरंत बाद मैं इन सभी नोट्स को उस वीडियो में लोड कर दूंगा, जो लिंक में टच करके आप इन नोट्स को खोल करके पढ़ सकते हैं। तब तक मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि आपका अध्ययन अच्छी तरीक़ा से हो सके। धन्यवाद।